हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज यूपी बोर्ड अंग सुधार परीक्षा पेपर 2021 में जो हुआ था सेट नंबर 1, सेट का नाम है EX, इसके अंसार पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। हमारा एक गणित का अंसार रहने वाला है। इसके पहले बहुविकल्पी क्वेश्चनों को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन दे रखा है कि समुच्चय 1 2 3 में संबंध R निम्न प्रकार परिभाषित है। यानी एक समुच्चय दे रखा है 1 2 3। अब इस समुच्चय से एक संबंध बनाया गया जो कि R ये दे रखा है 1 2 2 2 1 1 1 3 3 3 3 2। यह एक समुच्चय है जो कि एक रिलेशन R दे रखा है। अब इसमें ऑप्शन दे रखा था कि कौन सा संबंध है, सतुल, सम्मित, जो भी ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से कौन सा सही होगा ये हमको बताना है। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कौन सा संबंध होगा ये। सतुल संबंध क्या होता है जानते होगे। अगर मान के चलिए A, B बिलोंग्स टू A है, R है, यानी कोई समुच्चय, कोई क्रमित युग्म अगर A, B संबंध R के अंदर है तो अगर A रिलेशन A या B रिलेशन B हो जाए तो वो सतुल होता है। इसी प्रकार से अगर A रिलेशन B हो, A, B जो कि क्रमित युग्म किसी रिलेशन A के R के अंदर है तो A रिलेशन B इज इक्वल B रिलेशन A हो जाए तो वो सम्मित होता है। संक्रामक के लिए A रिलेशन B, A का B से जो संबंध हो और B से किसी C का वही संबंध हो तो वही संबंध A और C का हो जाए तो वो होता है संक्रामक संबंध। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, इसको अगर चैप्टर वाइज पढ़े होगे तो सब लोग जानते होंगे। हम यहाँ पे समझते हैं कि जो हमारा अंकों के फॉर्म में दे रखा है यहाँ पे सतुल है कि सम्मित है कि क्या है क्या नहीं। देखो समुच्चय दे रखा 1 2 3, इसमें 3 अवयव हैं तो ये सतुल होगा कि नहीं होगा। सतुल होने के लिए सबसे पहले जितने भी अवयव दे रखे हैं 1 2 3 तो तीनों का डबलेट होना चाहिए, मतलब 1 1 होना चाहिए। ढूंढो पूरे में 1 1 है, हाँ 1 1 मिला। 2 2 होना चाहिए, 2 2 है, 2 2 मिला। 3 3 होना चाहिए, 3 3 भी मिला। इसका मतलब ये सतुल है। तो जो भी ऑप्शन है सतुल वाला कि सतुल है, तो सतुल है, इसमें भी है, इसमें भी। तो और भी देखते हैं आगे सम्मित है कि नहीं। सम्मित के लिए A रिलेशन B जो हो वही B का A से रिलेशन हो। तो 1 2 है तो इसका अपोजिट 2 1 भी होना चाहिए। तो 1 2 है तो पूरे में 2 1 कहीं दिख रहा है क्या? 2 1 नहीं दिखा। इसका मतलब ये सतुल तो है लेकिन सम्मित नहीं। सतुल है, क्या देखा हमने, सतुल तो है, सम्मित नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि 1 2 तो है लेकिन 2 1 नहीं है। जो संबंध A का B से हो वही संबंध B का A से भी होना चाहिए। आगे आओ, संक्रामक सिद्ध करें है कि नहीं। तो संक्रामक के लिए अगर A का B से जो रिलेशन है फिर B का C से जो रिलेशन है वही रिलेशन A का C से होना चाहिए। लेकिन एक बात और भी यहाँ पे रखना ध्यान, अगर A से B का जो रिलेशन है फिर B का C से है तो ही A का C देखना है। अगर खाली A का B से रिलेशन है तो वो भी एक संक्रामक संबंध होता है। देखो जैसे 1 का 2 से है यानी A, B है तो B, C ढूंढो। तो ये देखो 2, 2 मिला तो इसका मतलब 1, 2 होना चाहिए। 1, 2 भी है। अब इसमें आओ 2, 2 है तो कोई 2 से शुरू होने वाला कोई है? 2 से शुरू होने वाला कोई नहीं है। इसका मतलब ये अभी संक्रामक है, सिर्फ A, B है। अगर B, C हो तो हमको A, C देखना है। A, B है तो इसका मतलब अभी संक्रामक है। इसमें आओ 1, 1 से शुरू होने वाला कोई है? 1 से है, ये है 1 3, तो फिर 1 3 भी होना चाहिए। हाँ 1 3 है भी। देखो एक और भी है 1, 1 और 1, 3 है। देखो यहाँ भी 1, 1 है, 1 से शुरू होने वाला ये भी है 1, 2, तो फिर हमको 1, 2 भी होना चाहिए और 1, 2 है भी। 1 3 है तो 3 से शुरू होने वाले जितने ढूंढो 3 3 मिला तो इसका मतलब 1 3 होना चाहिए और 1 3 तो खुद ही है। इसका मतलब अभी संक्रामक है। आगे देखो एक और है 3 से शुरू होने वाला 1 3 3 2, तो फिर 1 2 होना चाहिए। पूरे 1 2 है कहीं? हाँ ये 1 2 है। इसका मतलब अभी संक्रामक है। फिर आगे देखो 3 3 फिर 3 2, तो इसका मतलब 3 2 होना चाहिए और 3 2 है भी, ये 3 2 ही तो है। फिर आगे इसमें आओ 3 2, तो 2 से शुरू होने वाला कोई है? हाँ ये है 2 2, 3 2 2 2, तो फिर हमको 3 2 भी मिलना चाहिए और 3 2 ये है ही है। इसका मतलब निश्चित ये स्पष्ट हो चुका कि ये संबंध कैसा है? संक्रामक है। संक्रामक या संक्रामक संबंध है। इसका मतलब ये सतुल है, संक्रामक है किंतु सम्मित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर पढ़ते हैं कौन सा है? सतुल तथा संक्रामक है किंतु सम्मित नहीं। तो ये ऑप्शन नंबर बी सही है यहाँ पे, सेकेंड ऑप्शन। अगर आपने इनको अच्छे से पढ़ रखा होगा समुच्चय या फिर जो भी रिलेशन एंड फंक्शन वाले चैप्टर को, तो बड़ी अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी चीज़ें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तब तक इसको नोट करिए।
पहले का खा नंबर, इसका समाकलन log ऑफ x dx, इसका करना है समाकलन। ये सेट चल रहा पहला, जो कि अंग सुधार परीक्षा दोबारा हुई थी बोर्ड पेपर जो 2021 में हुए हैं, EX नाम है सेट का, तो वहाँ से आप लेकर भी देख सकते हैं कौन सा है। इसको हल करते समाकलन log x ds करना है। तो log x का समाकलन तो बिल्कुल आसान होता है, कैसे करते हैं देखो इसको ज़रा। log x, जब भी log का फंक्शन हो और उसका अकेले का समाकलन करना पड़े तो हमको गुणे में 1 करना पड़ता है। ये बात अगर प्रश्नावलियों में पढ़े होगे तो वहाँ समझे होगे। अब यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि 2 फंक्शन हो चुके हैं, और ये फंक्शन कौन सा, ये है अलजेब्रिक फंक्शन यानी बीजगणितीय फलन, और ये है लॉगरिथमिक फंक्शन, ये लघुगणक वाला फंक्शन। तो जैसे एक फार्मूला पढ़े होगे, फार्मूला क्या एक ट्रिक होती है, जैसे ILATE, तो I क्या होता है, एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, L फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन, A फॉर अलजेब्रिक फंक्शन, T फॉर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, E फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो इसमें हमारा ये क्या है, ये 1 है हमारा अलजेब्रिक फंक्शन, और ये log क्या है, log तो लॉगरिथमिक फंक्शन है। तो इसमें A पहले आएगा ना, पहले L आएगा फिर A आएगा। इसका मतलब है कि हम लोग इसको मानेंगे फर्स्ट फंक्शन और इसको 1 को मानेंगे सेकंड फंक्शन। ये बात ध्यान रखना हमेशा कि जब भी log का करना पड़े समाकलन तो log वाले को 1 गुणे 1 करके उसको सेकंड और log वाले को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे। अब फर्स्ट सेकंड वाले फार्मूले से हम इसका करेंगे समाकलन। तो समाकलन करने में जब 2 फंक्शन होते थे फर्स्ट सेकंड, तो उसका समाकलन कैसे करते थे, उसको याद होना चाहिए कैसे किया जाता है। मान के लो फर्स्ट फंक्शन है और एक है सेकंड फंक्शन, गुणे में 2 फंक्शन है, इनका करना पड़े समाकलन। तो कैसे करते थे, ये सूत्र होता है, पहले को रोक लो, पहले को जो कहते रोका, गुणे दूसरे का समाकलन, दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन, तो ddx ऑफ फर्स्ट फंक्शन गुणे दूसरे का समाकलन, दूसरा सेकंड है, दूसरे का समाकलन का होल पावर समाकलन, फिर पूरे का समाकलन। तो ये सूत्र होता है फर्स्ट सेकंड फंक्शन जब 2 गुणे में हो तब समाकलन करना कैसे होता है। तो चलिए इसी फार्मूले से हम लोग करते हैं। क्या है, फर्स्ट को रोको, फर्स्ट यहाँ पे कौन है log x, तो log x को रोक लिया, गुणे दूसरे का समाकलन, दूसरा क्या है 1, तो 1 dx माइनस पूरे पहले समाकलन, माइनस के बाद समाकलन करेंगे, लेकिन उसके बाद फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन तो ddx ऑफ, यहाँ पे फर्स्ट क्या है log x, तो log x का डिफरेंशिएशन, फिर गुणे तो गुणा करेंगे, सेकंड का समाकलन, सेकंड यहाँ पे क्या है 1, तो 1 का समाकलन, फिर होल पूरे का समाकलन। तो इस तरह से ये फार्मूला याद होना चाहिए फर्स्ट और सेकंड का, जब 2 फंक्शन गुणे में हो तो कैसे समाकलन करना होता है। तो चलिए देखते हैं। log x को हमने कुछ नहीं किया, रोक रखा है, गुणे 1 का समाकलन, 1 कब आया होगा, 1 का समाकलन कैसे करोगे, या तो याद होना चाहिए 1 का होता है x, या ये समझो किसके डिफरेंशिएशन से 1 आता है, ये आता है x के डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे कितना आ गया, x आ गया, माइनस तो समाकलन log x का अवकलन 1/x गुणे 1 का समाकलन, 1 का समाकलन तो कितना होता है x होता, अभी किया यहाँ पे। अब पूरे क्या करना है, पूरे का भी समाकलन, तो देखो ध्यान से, तो यहाँ पे कितना x को हम पहले लिख दें तो x log x बन गया, माइनस ये x से x कटा तो सिंपल से क्या बचा 1 dx, है ना, 1 dx बचा। तो x log x माइनस 1 कब आया होगा, किसके अवकलन से बनाता है, किसके अवकलन से, x के अवकलन से। जो भी समाकलन के फार्मूले हैं उनको नहीं याद करना होता अलग से, ये सिर्फ ये समझा करो किसके अवकलन से ये आया है। तो 1 किसके अवकलन से आता है, x के अवकलन से, इसका मतलब है कि 1 का समाकलन x हुआ। अब प्लस सी लिखना मत भूलो। तो इस तरह से हमारा x log x माइनस x प्लस सी ये आंसर होना चाहिए। कौन सा ऑप्शन है, x log x माइनस log, नहीं ये वाला, x log x माइनस x प्लस सी, ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो गया। नोट करिए इसको। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 का ग नंबर है, ऑब्जेक्टिव चल रहे हैं अभी। लिखा अवकल समीकरण सेकेंड टाइम डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x प्लस ddx ऑफ y होल क्यूब प्लस y की पावर 4 बराबर 0 की घात बताइए। जरा ये बताओ सबसे पहले कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है, किस टॉपिक का क्वेश्चन है। तो ये है अवकल समीकरण का। जब ये समाकलन पढ़े होगे उसके बाद मिलता है अवकल समीकरण, वहाँ का ये क्वेश्चन लिया गया है। अब इसने पूछा घात कितनी है। इस क्वेश्चन में 2 चीज़ें पूछता है, एक पूछता है घात और एक पूछता है कोटि। तो दोनों समझ लेते हैं इस क्वेश्चन में। देखो
जैसे मान के चलो हमने लिखा डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस वाई बराबर 0, तो ये एक अवकल समीकरण है क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें अवकलन किया गया है। या फिर मान के चलो हमसे कह दिया डी डी एक्स ऑफ वाई की पावर 3 प्लस साइन वाई बराबर 0, तो ये भी अवकल समीकरण है क्योंकि यहाँ भी अवकलन वाला समीकरण इक्वेशन बराबर 0 है, तो ये एक समीकरण है, तो ये अवकल समीकरण होते हैं। इसमें तो अगर कहा जाए घात बताओ, तो घात बताने से पहले कोटि बताना होता है। तो कोटि क्या होती है? जितनी बार अधिकतम अवकलन हुआ हो, जितनी बार अधिकतम अवकलन हुआ वही उसकी कोटि होती है। तो इस क्वेश्चन में देखो यहीं पर तो एक बार अवकलन हुआ खाली है कि नहीं, तो ये क्या है? कोटि कितनी है इसकी? 1 है। अब कोटि जब बता दो तो वही जिसकी कोटि बताओ उसी की पावर कितनी लगी है, उसी का घात कितना है? 1 है, तो ये घात 1 कहलाएगी इसकी। इसकी अगर हम लोग बात करें, इसकी कोटि कितनी है? इसमें बताओ कोटि कितनी है? कोटि कितनी है? कितनी बार अवकलन हुआ है? 1 बार, सिर्फ 1 बार। होल पावर 3 लिखा, अगर 3 बार लिखा होता तो वो ऐसे लिखा होता है डी डी एक्स क्यूब ऑफ डी वाई, ये लिखा होता है। तो ये कोटि है इसकी। कोटि बाद में बताएंगे, पहले बताओ। हाँ, घात बताओ, कोटि बताओ। तो कोटि कितनी है? कितनी बार अवकलन हुआ है? सिर्फ 1 बार, तो ये इसका अवकलन कोटि है 1। घात कितनी है? 3। तो जिसकी कोटि बताओ उसी के ऊपर जो घात लगी वो इसकी घात कहलाती है। अब इस सवाल में आते हैं, अवकल समीकरण इसकी घात बताना, सिर्फ घात बताना, घात में जो भी ऑप्शन है उसको बताना है। तो घात बताने से पहले कोटि पता करो, इसकी कोटि कितनी है। तो कोटि कितनी है इसकी जरा बताओ। इसमें अधिकतम कितनी बार अवकलन हुआ है? कहाँ पर अधिकतम बार अवकलन हुआ है? 2 ही बार तो हुआ है। कहाँ पर? ये देखो सेकेंड टाइम डेरिवेटिव ऑफ आई, यहाँ पे फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव, यहाँ पर हुआ ही नहीं, बराबर 0। तो ये इसकी कोटि कितनी है? कोटि कितनी है? अधिकतम कितनी बार? दोबारा ही तो हुआ है, तो कोटि हो गई 2। जिसकी कोटि बताओ उसी के ऊपर जो मैक्सिमम घात लगी हो वह उसकी घात कहलाती है। तो इसी के ऊपर कितनी घात दिख रही हो? कोई घात नहीं लिखी, इसका मतलब घात 1 है। तो घात कितनी हुई इसकी? घात इसकी 1 हुई। यहाँ पे कोई घात के रूप में आंसर 3 नहीं देगा, घात इसकी 1 है क्योंकि इसकी कोटि 2 है। जिसकी अधिकतम कोटि होती है उसी की घात को हम लोग घात कहते हैं, समीकरण की घात। तो यहाँ पर हमसे घात केवल पूछा है, ये 1 कैसे 4 लिख दिया गया। यहाँ पे घात कितनी है? 1 है, तो घात कितनी होगी? 1 होगी। तो ऑप्शन नंबर, हमसे घात पूछा है तो घात वाला कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हुआ। जो भी कोटि, जो अधिकतम कोटि वाला होता उसकी पावर कितनी है, तो वही उसकी पूरे अवकल समीकरण की घात कहलाती। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हुआ। नोट करिए इसको। देखो स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है 1 का घ नंबर। क्वेश्चन लिखा है एफ ऑफ एक्स, एक फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स क्यूब द्वारा परिभाषित फलन कैसे परिभाषित है? फंक्शन सच दैट n टेंस टू n, मतलब नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर। इसमें क्या ऑप्शन दे रखा है? एकाक आच्छादी, बहुएकी आच्छादी, सब है जो भी है। पहले हम इसको समझते हैं कैसे हल करेंगे इसको। देखिए ये किस चैप्टर का प्रश्नावली का सवाल है? ये है रिलेशन एंड फंक्शन, यानी संबंध एवं फलन का सेकेंड प्रश्नावली सवाल है ये किताब में, एनसीईआरटी किताब से। देखो क्वेश्चन दे रखा है एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स क्यूब। इसमें कहा गया कि फंक्शन n से n में डिफाइन है, मतलब इसकी अगर हम लोग मैपिंग करें तो इधर भी नेचुरल नंबर है, इधर भी नेचुरल नंबर है, इधर भी n है, इधर भी n है। अब फंक्शन n से n में डिफाइन है, मतलब एफ ऑफ एफ सच दैट n टू n, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। अब जो इसके अंदर संख्या लिखी होती है कहलाती है डोमेन, जो इसके अंदर संख्या लिखी कहलाती है रेंज, और ये टोटल जो पूरा n है ये कहलाता है कोडोमेन, यानी क्या बोलते हैं इसको कोडोमेन को हिंदी में? हाँ, जो डोमेन होता है इसको प्रांत कहते हैं, रेंज को परिसर कहते हैं, और कोडोमेन को सह प्रांत कहते हैं। समझिए, तो हमसे दे रखा नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, इसका मतलब इधर डोमेन में क्या भरी संख्या है? सभी नेचुरल नंबर्स भरी हैं। देखो 1, नेचुरल नंबर कहाँ शुरू होती है? 1 से लेकर अनंत तक, प्लस 1 से लेकर अनंत तक जाने वाली संख्या नेचुरल नंबर होती हैं, प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। तो 1 2 3 4 इस तरह से इसमें अनंत तक संख्याएं भरी हैं, अनंत तक हैं। और इधर भी नेचुरल नंबर है, फंक्शन ही डिफाइन है नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। तो इधर देखो 1 2 3 4 इस तरह इधर भी नेचुरल नंबर ही गई हैं। अब फंक्शन कैसे डिफाइन है? एफ ऑफ एक्स बराबर दे रखा है, एफ ऑफ एक्स बराबर दे रखा है एक्स क्यूब। ध्यान समझिए इसमें कैसे करते हैं।
अगर मान के चलो हमको 1 इधर x की जगह 1 लिया तो 1 का क्यूब करो कितना आएगा, 1 का क्यूब कितना हुआ 1 हुआ, तो 1 की मैपिंग किससे हुई 1 से हुई। x की जगह 2 रखा तो 2 का क्यूब कितना आएगा 8 आएगा, कितना आएगा 8 आएगा, जो कि 5 6 7 मान चलो ये 8 है, तो 2 की मैपिंग किससे हुई 8 से हुई। 3 की किससे होगी जाके, 3 का क्यूब आएगा 27, तो 3 की मैपिंग 27 से, 4 की मैपिंग 64 से, तो इस तरह से मैपिंग हो गई। अब हमको ये बताना है कि ये एकाएकी है या आच्छादी है क्या है। तो देखिए 2 तरह की चीज़ें होती हैं, एक होते हैं एकाएकी यानी 1 फंक्शन, एक होते हैं बहु एकाएकी। एकाएकी और बहु एकाएकी ये 2 चीज़ें होती हैं। इसी प्रकार से 2 चीज़ें होती हैं आच्छादक और अंताक्षेपी। तो पहले एकाएकी और बहुएकी को समझिए। अगर प्रत्येक डोमेन की सिर्फ और सिर्फ एक रेंज बने, जाके प्रत्येक डोमेन की सिर्फ एक रेंज बने तो वो होता है एकाएकी फंक्शन। यहाँ पे समझिए 1 का रिलेशन 1 से बना, 2 का रिलेशन 8 से बना, 3 का बनेगा 27 से, 4 का बनेगा 64 से। तो इस तरह से प्रत्येक एक नंबर का एक ही नंबर से रिलेशन बन रहा है, इसका मतलब ये फंक्शन कैसा है एकाएकी हो गया। बहुएकी नहीं, बहुएकी का मतलब बहुतों का एक से संबंध, 2 का संबंध 3 4 संख्याओं का संबंध किसी एक से हो जाता तब होता बहुएकी, लेकिन ये इस समय एकाएकी है क्योंकि एक का संबंध एक से, प्रत्येक डोमेन की सिर्फ एक रेंज आ रही है, प्रत्येक डोमेन की सिर्फ एक रेंज आ रही है, तो ये एकाएकी हो गया। तो एकाएकी फंक्शन है, अभी ऑप्शन में देखेंगे। अब इसके बाद बताना है कि एकाएकी है, एकाएकी तो हो गया, अब बताना है बहुएकी वो है आच्छादक है या अंताक्षेपी है। तो आच्छादक एक तरफ, अंतःक्षेपी। तो आच्छादक और अंतःक्षेपी क्या होते हैं समझिए। जब आच्छादक और अंतःक्षेपी की बात आती है तो जो हमारी रेंज होती है, जब आच्छादक फंक्शन कब होगा, जब हमारी रेंज पूरी कोडोमेन की इक्वल हो जाए, जब हमारी रेंज कोडोमेन के बराबर आ जाए तब वो फंक्शन आच्छादक होता है। और जब हमारी रेंज कोडोमेन का मतलब क्या है, जब हमारी परिसर सह प्रांत का उपसमुच्चय हो तब उस टाइम पर हमारा फंक्शन अंतःक्षेपी होता है। तो जरा ये बताओ, क्या यहाँ पे 2 का संबंध किसी से बना, किसी से नहीं बना। क्या 3 का बना, 4 का बना, 5 का, 6 का, 7 का बना, किसी का भी नहीं बना। इसका मतलब जो अगर हम इसकी बात करें रेंज की, अगर इस फंक्शन की हम डोमेन की अगर हम बात करते, डोमेन क्या था यहाँ पे, पूरी नेचुरल नंबर है इधर डोमेन, तो डोमेन में क्या थी 1 2 3 4 5 होते होते सभी नेचुरल नंबर थी। इधर रेंज क्या क्या निकल के आई हैं, तो रेंज में तो सिर्फ संख्या कौन कौन सी निकली जिनका संबंध बन के आया, जैसे 1 का बन गया, 1 का 1 से बना था, फिर क्या निकला, फिर 8 बन के आया, फिर 27 आएगा, फिर 4 वाला 64 आएगा। तो ये हमारी सिर्फ रेंज है। लेकिन अगर हम इसकी कोडोमेन की बात करें, कोडोमेन क्या था यहाँ पे, सारी नेचुरल नंबर जो इधर वाला फंक्शन होता है वो पूरा कोडोमेन कहलाता है। तो कोडोमेन में तो 1 2 3 4 5 6 सारी नेचुरल नंबर थी, है ना। तो इस तरह से ये कौन सा फंक्शन हो गया, ये हो गया सिर्फ आच्छादी। क्यों, क्योंकि हमारी जो रेंज है कोडोमेन के ये फंक्शन आच्छादी नहीं है क्योंकि हमारी जो रेंज है कोडोमेन के बराबर नहीं आई है, हमारी रेंज कोडोमेन से उपसमुच्चय में है। हमारी रेंज में सिर्फ 1 8 27 64 ये सब क्यूब वाली संख्याएं आ रही हैं, और जो रेंज है जो हमारी कोडोमेन है उसमें कौन कौन संख्या है, उसमें सभी नेचुरल नंबर हैं। तो इसका मतलब ये फंक्शन कैसा हो गया, ये फंक्शन हो गया अंतःक्षेपी। या ऐसे समझो कि जब भी आच्छादक बताना होगा तो आच्छादक फंक्शन तब होगा जब इधर वाले का बाद वाले का प्रत्येक संख्या का संबंध बन गया हो, और आच्छादी कब होगा, जब किसी का संबंध बन पाए किसी का ना बन पाए। तो यहाँ पे देखो प्रत्येक का तो बन नहीं पाया, 1 का तो खैर इधर 1 से बन गया था, 2 का किसी से नहीं बना, 3 का नहीं बना, 4 का नहीं बना, लेकिन फिर जाके 8 का बना, फिर 27 का बना। तो अंतःक्षेपी फंक्शन तब होता है जब किसी का बने किसी का ना बने संबंध इधर वाले से। लेकिन आच्छादक कब होगा, जब आच्छादक तब कहेंगे जब सभी का संबंध बन गया होता। तो यहाँ पे हमारा फंक्शन कैसा हुआ, एकाएकी एवं अंतःक्षेपी हुआ। तो ऑप्शन देख लेते हैं, एकाएकी और आच्छादक, ये ऑप्शन गलत है। बहुएकी और आच्छादक, बहुएकी तो है ही नहीं, एकाएकी किंतु आच्छादक नहीं। हाँ एकाएकी तो है किंतु आच्छादी नहीं है। कैसा है, अंतःक्षेपी है। इसमें क्या दे रखा था, ना तो एकाएकी ना तो नहीं, गलत है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी मतलब 3rd सही हुआ। इस तरह से इन सवालों में बताना होता है, नोट करिए इसको।
देखो स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है 1 का अंग नंबर, जो कि ऑब्जेक्टिव ही है। किस बिंदु पर y बराबर x+1 वक्र y बराबर 4x की स्पर्श रेखा है। ज़रा समझते हैं, ये जो y बराबर x+1 है ये एक रेखा है, यानी स्पर्श रेखा है, और इस वक्र y² बराबर 4x की स्पर्शी रेखा है। तो कौन सा ऐसा बिंदु है जहाँ पर ये रेखा इस वक्र को स्पर्श करेगी जाके। और ज़रा ये बताओ, ये किस प्रश्नावली का सवाल है। ये सवाल है अवकलज का अनुप्रयोग का, 6.2 या 3 में मिल जाएगा ये सवाल। अवकलज का अनुप्रयोग, इसमें अवकलन करना पड़ेगा। देखिए जरा, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, जैसे मान लीजिए वक्र है y² बराबर 4x, तो ये कौन सा वक्र है बता सकते हो इसको। ये वक्र बताओ जरा, ये वक्र कौन सा है। अगर हम इसको लिखना चाहें y² बराबर 4x, तो ये कौन सा वक्र है। ये है परवलय, जिसका मुख किधर की ओर खुलेगा, x अक्ष की धन दिशा में खुलेगा। तो इसका अगर हम लोग चित्र बनाना चाहें तो ऐसे बना सकते हैं। वैसे चित्र की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में, वैसे बनाना चाहो तो बना भी सकते हो। ये है y² बराबर 4x, ये एक वक्र है जो कि परवलय है। अब इस पर कोई रेखा y बराबर x+ बना के स्पर्श करेगी, तो कहीं भी स्पर्श कर सकती है, ऐसे भी आ सकती है, ऐसे भी आ सकती है, कहीं पर भी स्पर्श से खींची जा सकती है। तो वही बिंदु बताना है कि किस बिंदु पर ये इस वक्र पर ये स्पर्शी आके स्पर्श करती है, टच करती है। तो ज़रा समझो ऐसे सवालों को कैसे करना है। चूँकि ये वक्र, इस वक्र पर स्पर्शी आके स्पर्श करेगी, जहाँ पर भी दोनों स्पर्शी और वक्र एक दूसरे को स्पर्श करेंगे उसका एक प्रकार का कटान बिंदु ही तो हुआ। यानी वो रेखा, इस वक्र और इस रेखा को हल कर लो, जो भी x y के मान निकलेंगे भाई हमारा कटान बिंदु आएगा, भाई हमारा आंसर हो जाएगा। तो हल करते हैं। देखो y बराबर x+1 ये रेखा का समीकरण है, ये फर्स्ट इक्वेशन मान लो इसको। अगला y² बराबर 4x, इक्वेशन नंबर सेकेंड। समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, तो समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, तो हल कराइए, किसी भी तरीके से हल कर सकते हो। चलिए हम समीकरण 1 से y का मान x+1 समीकरण 2 में रख रहे हैं। ध्यान से देखो, समीकरण 1 से y का मान समीकरण 2 में रखो, तो y का मान कितना x+1, तो समीकरण 2 में रख रहे हैं x+1 का होल स्क्वायर बराबर 4x। हल करेंगे, इसका होल स्क्वायर तोड़ो तो a² प्लस b² प्लस 2ab, a की जगह x, b की जगह 1 बराबर 4x। उधर उसको इधर ले आओ तो x² प्लस का 1 प्लस का 2x माइनस का 4x बराबर 0। तो x² प्लस 2x से माइनस 4x कम हुआ तो माइनस का 2x आएगा, तो माइनस का 2x प्लस का 1 बराबर 0। अब इसको हल करो, द्विघात समीकरण बन चुका है। तो कैसे करेंगे, 1 1 जब 1 यानी 1 के इस तरह से फैक्टर करो कि जोड़ने पे 2 आ जाए, तो कर सकते हो x² प्लस x, हाँ यहाँ पे माइनस x है, माइनस 2x है, तो क्या करेंगे माइनस x प्लस का 1 बराबर 0। x कॉमन लो इन दोनों में, तो x माइनस 1 बचा, यहाँ पे प्लस 1 कॉमन लो तो x माइनस 1 बचेगा। नहीं, माइनस 1 कॉमन लो, माइनस 1 कॉमन लिया तो x माइनस 1 गया, माइनस माइनस प्लस हो, प्लस माइनस का माइनस हो गया बराबर 0। तो हल करो यहाँ से, तो x माइनस का 1 एक ब्रैकेट में x माइनस 1 बराबर 0, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर बन गया, या फिर x माइनस 1 बराबर 0, वर्गमूल लिया तो x बराबर कितना आया 1 आया। तो x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया प्लस का 1। अब x का मान उठा के किसी भी समीकरण में रख दो, समीकरण 2 में रख दो, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर रखवा दो समीकरण 1 में, तो y बराबर कितना आएगा, x का मान 1 आया है तो 1, फिर इसमें प्लस 1 पहले से है, 1 प्लस 1, तो y बराबर कितना आ गया 2 आ गया। तो इसलिए वो बिंदु क्या निकला, इसलिए बिंदु अभीष्ट बिंदु क्या आया, x का मान 1 था और वो y का मान कितना आया 2 आया, तो अभीष्ट बिंदु आएगा 1, 2, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। तो स्टूडेंट्स हमने ये क्वेश्चन देख लिए, सारे ऑब्जेक्टिव हो चुके हैं। शायद एक और है क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, हाँ सभी हो चुके हैं ऑब्जेक्टिव। अब इसके सेकंड पार्ट में हम लोग इसके और भी आगे सवालों को हल करेंगे। अगर ये क्वेश्चन समझ में आते हैं, जो भी सुझाव हो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, उसको ज़रूर समझाया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।